हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस जो 2019 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब जो बल्ब होता है वो प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट होता है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होती है उसमें। और वो कितनी गिवन है? 10 ओम गिवन है। मतलब आपको आर कितना गिवन है? 10 ओम गिवन है। कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। मतलब आपने उसको इंडक्टर से जोड़ दिया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है? एल। और इज इन सीरीज विद अ सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। मतलब एक सोर्स से जोड़ा है, 100 वोल्ट दिया है और 50 हर्ट्ज यहाँ पर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मतलब आपने उसको किससे जोड़ रखा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और जो अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ा हुआ है उसकी जो वोल्टेज है, और वो वोल्टेज कौन सी? आरएमएस वैल्यू जो है उस वोल्टेज की कितनी है? 100 वोल्ट है। तो आपने उसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया जिसके नीचे लिखा हुआ है 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो ये जो 100 वोल्ट लिखा हुआ होता है, मतलब जब भी आप कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे लिख करके यहाँ पर जो आपने लिख दिया 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। लेकिन इसकी जो आरएमएस वैल्यू है, उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। मतलब ऐसे करके जो ये वोल्टेज लिखी होती है वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। जैसे हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की आती है। मतलब वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है वो कितने वोल्टेज पे आता है? 220 वोल्ट पे आता है। और कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है? 50 हर्ट्ज का। मतलब जो हमारे घरों में आता है वो 220 वोल्ट की एसी आती है और 50 हर्ट्ज पे आती है। मतलब वो 220 वोल्ट उसकी कौन सी वैल्यू होती है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है। और आगे देखिए, इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 4 रेडियन। मतलब फेज एंगल का मतलब होता है वोल्टेज और करंट जो है, जब हम इंडक्टर और रजिस्टर को लगा करके एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से लगाया तो जो करंट इसके अंदर जाएगा, वो करंट और जो वोल्टेज आपने सप्लाई करी है उन दोनों के बीच में पाई बाय 4 रेडियन का क्या है? डिफरेंस है। द वैल्यू एंगल के बीच में, मतलब कोई ना कोई लीड कर रहा है, या तो वोल्टेज लीड कर रही होगी या करंट लीड कर रहा होगा। तो फेज एंगल का मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में। मतलब करंट और वोल्टेज वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप पढ़ोगे सब्जेक्ट मतलब यूनिट के अंदर कि इन दोनों को हम वेक्टरली ट्रीट करते हैं। क्यों वेक्टरली ट्रीट करते हैं? ताकि हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना इजी हो जाए। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में फेज एंगल है वो पाई बाय 4 रेडियन का गिवन है। तो आपसे एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो आर और एल है, आर हमेशा हॉरिजेंटली बनाया जाता है, और एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। और एक्ससी क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमेशा आर जो है, हमेशा आर ऐसे बनाया जाता है, एक्स एल कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी हमेशा नीचे बनाया जाता है। अब ये देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा होगा, एक्स एल ज्यादा होगा या एक्स सी ज्यादा होगा। हमेशा हमेशा जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में होता है। अब वोल्टेज देखी जाती है कि किस डायरेक्शन में आएगी। अगर ऊपर वाला ज्यादा हुआ, अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो वोल्टेज कहाँ आएगी? इस साइड आएगी। और अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो वोल्टेज कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है? एक्स एल, अगर ये देखो एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मान लो एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होती तो इन ये कम है, तो ओवरऑल कहाँ बचती? ऊपर। तो एक्सएल और आर का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आता? ऊपर आता। और तब जो रिजल्टेंट आता है
तो जब जो जड़ आएगा वो जड़ आपको जो होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होती है। तो इस केस में अगर एक्सएल ज्यादा हो एक्ससी से, तो उस केस में वोल्टेज जो होती है वो लीड करती है किससे? करंट से। और अगर एक्ससी ज्यादा होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता? देखो एक्सएल कम होता, एक्ससी ज्यादा होता, तब ये नीचे की तरफ बचता। आर और एक्ससी का जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आता। फिर मान लेते हैं ये इसके अलोंग जड़ आ गया, तो जड़ के अलोंग ही आपकी वोल्टेज होती है। और ये वोल्टेज जो है आपकी करंट के कंपेयर में लैग करती, मतलब पीछे रह जाती। समझ गए? तो ये जो कंसेप्ट कह रहा है, ये जो है आर क्या है? रेजिस्टेंस है। एक्स एल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। एक्स सी क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। मतलब अगर एक्स एल ज्यादा हो एक्स सी से, मतलब हमेशा जो आर होता है वो हमेशा हॉरिजेंटल बनाया जाता है, ऊपर की तरफ एक्स एल बनाया जाता है और नीचे की तरफ एक्स सी बनाया जाता है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर एक्स एल ग्रेटर देन हो एक्स सी से, अगर एक्स एल ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट बचेगा आपका ये आर, और ऊपर क्या बचेगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जड़ आएगा। ये जो जड़ आ गया आपका, इस जड़ को कहते हैं टोटल इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? टोटल इम्पीडेंस कहते हैं। लेकिन अगर ये जो जड़ के अलोंग ही, जड़ के अलोंग आपकी क्या आएगी? वोल्टेज आएगी नेट। और आर के अलोंग क्या लेना होता है? करंट। तो ये जो एंगल है यही होता है फेज एंगल, मतलब फेज डिफरेंस कह लो या फेज एंगल कह लो, ये है आपका। तो अगर एक्सएल ज्यादा हो एक्ससी से तो वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज आगे चल रही है कितने एंगल से? फाई से। वोल्टेज लीड बाय एन एंगल फाई। समझ गए? वोल्टेज लीड कर रही है फाई एंगल से। लेकिन अगर एक्स सी ज्यादा हो जाता एक्सएल से, तब आर तो हमेशा ऐसे ही आता हॉरिजेंटली। और अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता, एक्स सी बड़ा है तो ऊपर वाला कम है तो नीचे बचता, ओवरऑल कितना बचता? एक्स सी माइनस एक्सएल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता, अब इस बारी जड़ यहाँ पे आता, तो जो आई है वो तो करंट हॉरिजेंटली होगा आर की डायरेक्शन में, और वी जो है वो ऐसे है, तो ये क्या आ गया? फाई एंगल आ गया। तो इस केस में जो वोल्टेज है वो पीछे रह रही है कितने एंगल से? फाई से। तो इस केस में जो वोल्टेज है वो लैग करती है, लैग बाय एन एंगल फाई। तो ये चीज देखी जाती है कि वोल्टेज लीड कर रही है या लैग कर रही है। वो किस पे डिपेंड करता है कि आर के रिस्पेक्ट में जो टोटल इम्पीडेंस है वो ऊपर है या नीचे है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक्स सी कैपेसिटर तो लगा हुआ ही नहीं है, तो एक्स सी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हमारे क्वेश्चन में एक्स सी नहीं है तो सिर्फ आर इस साइड होगा और एक्स एल कहाँ होगा? इस साइड होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये आएगा जेड, तो इसी के अलोंग क्या होगी? वोल्टेज होगी। और इसी और आर के अलोंग आपका करंट है और इसके अलोंग आपकी वोल्टेज है, तो ये एंगल आपको पाई बाय 4 गिवन है। तो इसका मतलब आपको जो पाई बाय 4 एंगल गिवन है, यहाँ पर जो है वोल्टेज लीड कर रही होगी कितने एंगल से? पाई बाय 4 से। और आपको जो निकालना है वो एल की वैल्यू निकालनी है अब ओवरऑल। यहाँ पे कुछ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि यहाँ इस साइड आर है, ऊपर की तरफ एक्सएल है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो जड़ आएगा वो इस साइड आएगा। जड़ के अलोंग ही वोल्टेज होती है और आर के अलोंग ही करंट होता है। और ये आपका क्या आ गया? फेज एंगल आ गया। आई और वी के बीच में जो एंगल होता है उसको फेज एंगल कहते हैं। तो आपको फाई कितना गिवन था? पाई बाय 4 गिवन था। और यहाँ पर मैंने वो चीज लिख रखी है, एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा हो तो वोल्टेज लीड करती है, एक्सएल अगर कम होता तो करंट लीड करता। वहां पे मैंने लिख दिया था वोल्टेज लैग कर रही है, उसको अगर एक अदर वे में बोले तो क्या बोलेंगे कि करंट जो है वो लीड कर रहा है कितने एंगल से? फाई से। और जो फाई जो एंगल होता है, टेन फाई किसके इक्वल लिखा जाता है? एक्सएल माइनस एक्सी का मोड। मोड इसलिए लिखते हैं ताकि हमें फाई की वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाए बाय आर। और एक्सएल अगर ज्यादा हुआ
तो वोल्टेज कह देंगे लीड कर रही है, और एक्सएल अगर कम हुआ तो करंट कह देंगे लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रही है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का मोड, ये फॉर्मूला होता है फेज एंगल निकालने का। यहाँ पर एक्ससी तो हमें गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन तो ये जीरो हो जाएगा। और एक्सएल का मोड, एक्सएल तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कुछ घट ही नहीं रहा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा, एक्सएल बाय आर। और एक्सएल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको लिखते हैं ओमेगा एल के इक्वल। एक्स एल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, इंडक्टेंस, तो वो लिख दिया आपने ओमेगा इंटू एल। और यहाँ से ओमेगा जो है 2 पाई इंटू न्यू के इक्वल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज, वो यहाँ पे लिखोगे। तो एल किस, यहाँ से हमें एल किसके बराबर आएगा, 10 फाई, आर उस साइड ले जाओ, ओमेगा नीचे ले आओ, और ओमेगा की जगह आपने क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू। तो 10 पाई/4 लिख दिया फाई की जगह, आर की जगह 10 लिख दिया, 2 पाई की जगह पाई, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह 50 लिख दिया आपने। तो 10 पाई/4 मतलब पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 10, तो 10/100 पाई हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1/10 पाई आ गया। तो किसी क्वेश्चन में क्या पता 1/10 पाई लिखा हुआ मिल जाए। इसने जो आंसर दे रखे हैं वो सिंपलीफाई करके गिवन है। तो 100 मतलब पाई की जगह 314 मैंने लिख दिया, तो 3.14 लिखूंगा तो 314, और ऊपर कितने चले जाएंगे, 100 चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो गई, तो 10/314 रह गया। तो अगर हम 10 को 314 से भाग करेंगे तो ये 0.0 तो आएगा, और फिर 1000 हो जाएगा, तो ये 3 के नियर अबाउट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, देखो अब ऑप्शन से चले जाते हैं। 0.0318, 0.318 ये तो नहीं हो सकता, 0.7 और 0.07 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। या तो आप इसको पूरे को क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो कि 1000 को 314 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा 0.0318 आएगा। या फिर क्या करो, डायरेक्ट अपने माइंड का यूज करके यूज करिए कि 314, 10 को 314 से भाग करोगे तो कैसे करोगे, ये 10 को करोगे तो 0 पॉइंट लिखा जाएगा, तब 100 हो जाएगा, फिर एक जीरो और लगानी पड़ेगी, फिर 1000 हो जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा तो 0.03, देखो तो 0.03 है, तो ये 0.3 है ओनली, यहाँ पे एक जीरो तो नहीं है ना बीच में, लेकिन इस ऑप्शन में 0.03 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में करते हो तो डायरेक्ट आप इस कंसेप्ट के थ्रू जाओगे, 10 फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर होता है। एक्ससी यहाँ पे नहीं है तो एक्सएल बाय आर यूज करोगे, और फिर आप डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज को 1 डेढ़ मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन ये जो पहले की जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो इसलिए दी ताकि आप उस थ्योरी को इसके साथ कनेक्ट कर सको क्वेश्चन के साथ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। ए मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, मतलब जो प्रिज्म होता है उसका ये क्या होता है, बेस होता है, और ये दो क्या होती है, उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। और जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल कहते हैं। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोट a/2, मतलब उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना गिवन है, कोट a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, मतलब आपको डेल एम निकालना है, क्या निकालना है, डेल एम, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब क्या है कि कोई इंसिडेंट रे आई, और वो जो है ये जो इसका बेस है इसके पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्ट, मतलब ये जो अंदर वाली रे है ना, जब इसके जो बेस के पैरेलल निकलती है और फाइनली ये निकल गई, तब इंसिडेंट रे
और अमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। लेकिन वो मिनिमम कब हो जाता है, जब ये जो अंदर वाली जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो अगर बेस के पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा, आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा। मतलब ये जो होती है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रे, रिफ्रैक्टिंग रे। और इसको कहते हैं अमर्जेंट रे, अमर्जेंट रे। और इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। मतलब जो इंसिडेंट रे और अमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे फाइनली कितने एंगल से बेंट हो गई उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब आता है, जब जो रिफ्रैक्टिंग रे है इस बेस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। मतलब ये जो रे है अंदर वाली वो इसके क्या है, पैरेलल है। उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब उस रे का डेविएशन मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू, और नीचे क्या है, साइन ए बाय टू। ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। तो हमें म्यू किसके इक्वल गिवन है, कोट ए बाय टू के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कोट ए बाय टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू, और साइन ए बाय टू मतलब म्यू की जगह हमने इस वैल्यू को रख दिया कोट ए बाय टू को। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ए बाय टू। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस ए बाय टू बाय साइन ए बाय टू। तो साइन ए बाय टू से साइन ए बाय टू कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, कोस ए बाय टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू। तो एक ये भी बन सकता है, हमें पता है साइन 90, मतलब को इस साइड साइन है, अगर मैं इस साइड भी साइन ले आऊं तो दोनों के एंगल को मैं क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा कि साइन दिस एंगल इक्वल टू साइन दिस एंगल होगा, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं या इस कोस को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, साइन में, ताकि मैं इन दोनों के भीतर जो एंगल है उनको कंपेयर कर सकूं। तो सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अब हमें इन दोनों को यूज करके हमें अपने आंसर को क्या करना होगा, मैच करना होगा। अब देखो, हमने सबसे पहले यूज कर लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह अगर मैं a बाय टू यूज करता हूं तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाय टू इज इक्वल टू कोस a बाय टू। मतलब इस थीटा की जगह अगर मैं a बाय टू यूज कर लूं तो कोस a बाय टू किसके इक्वल होगा, साइन 90 डिग्री माइनस का a बाय टू। तो ये यूज कर लिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये यूज करूंगा तो साइन 90 डिग्री माइनस का a बाय टू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाय टू। तो अगर हमने ऐसा किया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल। तो अगर हम साइन को हटा दें तो ये एंगल इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो 90 डिग्री माइनस का a बाय टू इक्वल टू a प्लस डेल m बाय टू। अगर हम इस दो को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 180 डिग्री माइनस का इसकी गुणा होगी तो दो से दो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए बच जाएगा, और ए प्लस का डेल एम। तो यहाँ से ये जो ए है ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 2a, ए माइनस ए और माइनस का 2a हो जाएगा। तो ये चीज आ गई। और अगर आप यूज करते साइन 90 डिग्री प्लस a बाय टू इक्वल टू कोस a बाय टू, अगर आप प्लस भी तो यूज कर सकते थे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। अब आप क्या करोगे, साइन 90 डिग्री प्लस a बाय टू को किसके इक्वल कर दोगे, साइन a प्लस डेल m बाय टू के। तो ये दोनों साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल है, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 90 डिग्री प्लस का a बाय टू
इक्वल टू ए प्लस का डेल एम बाय टू। तो ये क्या होगा, यहां से आप देखोगे कि ये टू अगर इस साइड लेके जाओगे तो 180 डिग्री, प्लस का ए इक्वल टू ए प्लस का डेल एम। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेल एम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं अब हम कि अगर हम ये यूज करते तो ये आंसर था, लेकिन अगर हम साइन 90 माइनस थीटा यूज करते हैं तो क्या आंसर आएगा 180 डिग्री माइनस का 2a। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो 180 डिग्री माइनस है, 180 डिग्री माइनस 2 है, तो कहीं पे भी 180 डिग्री का तो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि 90 डिग्री प्लस थीटा हमने नहीं लिया। तो अब हमें 190 डिग्री माइनस थीटा लेके चलना होगा, और इस केस में जो राइट आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा, 180 डिग्री माइनस 2a। और इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि माइनस है, 180 डिग्री माइनस 180, हर केस में माइनस है, तो इसका मतलब आप क्या यूज कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला यूज कर सकते थे। तो अगर हमने 90 डिग्री माइनस थीटा वाला यूज किया तो डेल एम इतना आया, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला यूज किया तो डेल एम कितना आया, 180 डिग्री आया। और डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री कब आ सकता है कि वो बिल्कुल ही रिट्रेस बैक कर जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप 90 डिग्री प्लस थीटा वाला तो कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में 180 डिग्री भी लिखा हुआ होता और 180 डिग्री माइनस 2a भी लिखा हुआ होता और बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट भी लिखे हुए होते तो आप दोनों को ठीक नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे आई थी फाइनली उसी की अपोजिट निकल गई बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रिज्म के अंदर, इसलिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है प्रिज्म के अंदर। तो सो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये आपका पॉसिबल है और आंसर मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेटल क्रिस्टलाइज, मतलब क्रिस्टलाइज का मतलब एक मेटल के जो क्रिस्टल है इन टू क्यूबिक फेजेस, मतलब उसके दो क्यूबिक फेजेस है, एफसीसी एंड बीसीसी। मतलब एफसीसी एक क्यूबिक फेज है और एक बीसीसी मतलब एक मेटल दो फेजेस में एग्जिस्ट करती है। मतलब एक मेटल के जो क्रिस्टल है वो दो फेजेज में है, दो क्यूबिक फेजेज में है। कौन से है वो दो क्यूबिक फेजेज, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हुज यूनिट लेंथ का मतलब उसकी जो क्यूब है ना, जो क्यूबिक है, जो क्यूब है उसकी जो एज की जो लेंथ है एफसीसी की तो इतनी है और बीसीसी की इतनी है। अगर मैं इसको ए एफ लिख देता हूँ एफसीसी के लिए और इसको ए बी लिख देता हूँ, बी बोले तो बॉडी सेंटर्ड के लिए ए बी है एज लेंथ और फेस सेंटर्ड के लिए ए एफ है। तो द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज, मतलब उनकी डेंसिटी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो किसी भी कोई भी क्रिस्टल लेटिस हो या फिर कोई भी यूनिट सेल हो उसकी जो डेंसिटी होती है, अरे यूनिट सेल जो है उसी से तो क्रिस्टल बनेगा। हम यूनिट सेल की कह लो या क्रिस्टल लेटिस की कह लो, उसकी जो डेंसिटी होती है वो एन इफेक्टिव गुणा में ए बाय एन ए गुणा में ए की पावर 3 इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एन इफेक्टिव क्या होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है। जैसे सिंपल क्यूबिक में एन इफेक्टिव कितना होता है, 1 होता है। एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है। बीसीसी में कितना होता है, 2 होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, एन इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेंसिटी किसी भी क्रिस्टल लेटिस की या किसी भी यूनिट सेल की वो कैसे निकाली जाती है, एन इफेक्टिव इंटू ए बाय एन ए गुणा में ए की पावर 3। ए क्या है, एटॉमिक वेट या मास नंबर है उस एलिमेंट का। एन ए क्या है, एवोगेड्रो नंबर है। और ए क्या है, एज लेंथ है उस यूनिट सेल की। तो आपको एन इफेक्टिव
एफसीसी में और बीसीसी में अलग होगा। ए जो एटॉमिक वेट है या मास नंबर है तो सेम मेटल है तो ये भी सेम होगा, ए आपका क्या होगा, सेम होगा। और एन ए जो एवोगेड्रो नंबर है वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब जो डी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन इफेक्टिव बाय ए की पावर 3 के। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डी है, डेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन इफेक्टिव, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई एन इफेक्टिव बाय ए क्यूब के। क्योंकि हमें इनका अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो डी किसकी लिखोगे पहले, एफसीसी की, बाय डी किसकी लिखोगे, बीसीसी की। अब आप देखिए डी डेंसिटी ऑफ एफसीसी बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी कैसे निकालोगे। डेंसिटी, और आपको एफसीसी ही ऊपर क्यों रखनी पड़ेगी, देखो पहले जो है एफसीसी की एज लेंथ गिवन है और बाद में बीसीसी की गिवन है, तो रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी ऊपर एफसीसी की रखोगे और नीचे किसकी रखोगे, बीसीसी की रखोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल की इक्वल टू एन, इसमें देखो एन इफेक्टिव किसका लिखोगे ऊपर, एफसीसी का, बाय ए किसका लोगे, एफसीसी की पावर 3 हो जाएगी, बाय क्या होगा एन इफेक्टिव किसका, बीसीसी का, और बाय में क्या लिखोगे, ए बी की पावर 3। ए बी क्या है, एज लेंथ है किसकी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की, और ए एफ क्या है, एज लेंथ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की आपको। तो अगर हम ऐसा करें तो एन इफेक्टिव एफसीसी ऊपर रहेगा, ए एफ की पावर 3 नीचे आ जाएगा, एन इफेक्टिव बीसीसी नीचे रहेगा, और ए बी की पावर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऐसा है तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एन इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ए बी की पावर 3, ए बी कितना है, ए बी था 3 की पावर 3 हो जाएगी, और बाय एन इफेक्टिव बीसीसी का कितना होता है 2, और ए एफ कितना गिवन था 3.5 की पावर 3, और ये भी एंगस्ट्रॉम में था, ये भी एंगस्ट्रॉम में था, तो दोनों क्या हो गए थे, यूनिट तो कैंसल आउट हो जाएगी आपकी। अब क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, दो से ये दो पे कट जाएगा, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 बाय ये 3.5 है, तो इसको आप 35 लिख सकते हो, 35, और ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 35 गुणा में 35 गुणा में 35, और ऊपर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 10 गुणा में 10, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो अब इस पूरे को सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर तो 16 आ गया, नीचे 3 तिये 9, 9 तिये 27, बाय सत्तू सत्तू 49, 49 सत्ते 343, तो 49 सत्ते कितने होते हैं, 343, और 16 और 27 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 432/343। तो देखो अब ऑप्शन से जाते हैं, अब हम क्या आया था, 432, यहाँ पे लिख लेते हैं 432/343। अब ये देखो आंसर ये आया, देखो ये जो आंसर है, देखो 343, ये देखो ये 1 पे तो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला ज्यादा है, इसका मतलब आंसर 1 से ज्यादा होगा, ये तो नहीं हो सकता। और ये देखो ये इसका 1 गुना से ज्यादा है, 2 से तो ज्यादा नहीं है, और ना ही 3 से ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकते। 343 ये 1 पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जा सकता, ना ही 3 पे, तो ये भी नहीं हो सकता ये भी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्ट आप ये देखिए कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले टाइम्स कितने टाइम्स है, अगर ऑप्शन से आप एक्यूरेटली निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, या डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने,
सबसे पहले आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए क्रिस्टल लैटिस की कैसे निकाली जाती है, और उस डेंसिटी के अंदर आपने एफसीसी और बीसीसी के अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, और वैल्यूज रखने के बाद फाइनली आपका आंसर आया 432/343। और जब आपने इसको सोल्व किया 432/343 को, तो आपका जो आंसर है वो नियर अबाउट 1.25 के नियर आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।